हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टालकट पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में। तो इस टॉपिक से जानने से पहले हम आपसे यही कहते हैं कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आइए जानते हैं कि पार्सन्स क्या कहते हैं। सन 1937 ईस्वी में पार्सन्स की पहली महत्वपूर्ण पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में प्रकाशित हुई। सामाजिक चिंतन को इतनी अच्छी व्याख्या इस पुस्तक से पहले नहीं की गई थी। पार्सन्स के सिद्धांतों के बीच इसी पुस्तक से अंकुरित हुई है। पार्सन्स के स्वेच्छावादी सिद्धांत की व्याख्या सामाजिक क्रिया परिधि के अंगों से होती है। कर्ता किस प्रकार लक्ष्य की ओर बढ़ता है, लक्ष्य किस स्थिति में है, लक्ष्य तक पहुंचने के कितने साधन हैं, उन साधनों में से किसी एक का चयन स्वेच्छापूर्वक कैसे किया जाता है। इन सभी समस्याओं का विश्लेषण, सामाजिक क्रिया परिधि का विश्लेषण, साथ ही पार्सन्स के स्वेच्छावाद का भी विश्लेषण है। तो आइए जानते हैं कि पार्सन्स क्या कहते हैं। पार्सन्स कहते हैं कि व्यक्ति ही कर्ता होता है। दूसरा है, कर्ता के सभी व्यवहार लक्ष्य उन्मुख होते हैं। तीसरा है, लक्ष्य पूर्ति को वस्तु किसी स्थिति में होती है। और चौथा है, कर्ता और स्थिति में सार्थक संबंध को अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता कहते हैं। पांचवा है, अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता के समय कर्ता के समक्ष नैतिक विकल्प उत्पन्न होते हैं। वह क्या करे और क्या ना करे, इसका निर्णय कर्ता स्वेच्छापूर्वक करता है। पार्सन्स सामाजिक क्रिया का सिद्धांत की मूलभूत अवधारणाएं स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पुनरावृत्ति को बचाते हुए और अनेक शब्दजालों से बचते हुए हम सामाजिक क्रिया का सरल विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो सकता है कि एक कर्ता की यह इच्छा है कि वह छुट्टी के दिन मछली का शिकार करने जाए। मछली वह वस्तु है जिससे लक्ष्य की पूर्ति होगी। मछली किसी झील में, गहरे पानी में, पहाड़ियों से घिरे हुए वातावरण में होगी। इन सब बातों की स्थिति कहते हैं। वस्तु हमेशा स्थिति में होती है। मान ले कि झील तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। सबसे सुंदर और मनोरम रास्ता सबसे लंबा है। दूसरा रास्ता खतरनाक है। सबसे नजदीक का रास्ता उजाड़ है। कर्ता के समक्ष तीनों रास्ते विकल्प के रूप में उपस्थित हैं। पार्सन्स के अनुसार उसका चयन निजी और आंतरिक निर्णय पर आधारित होगा। पहला है कर्ता। मानव व्यक्ति होता है। अपने संदर्भ में कर्ता स्व होता है और दूसरे अंदर कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक कर्ता मिलकर सामूहिकता बनाते हैं। कर्ता व्यक्ति की हो सकता है और कर्ताओं का समूह भी। कर्ता को जो कुछ करता है वह उसकी भूमिका होती है। सामाजिक मानचित्र पर कर्ता कहीं ना कहीं स्थित होता है, जिसे सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। दूसरा है भूमिका की उन्मुखता। एक कर्ता दूसरे से कुछ प्रत्याशाएं रखता है। इन्हीं प्रत्याशाओं के अनुसार वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। भूमिका के इसी झुकाव को उन्मुखता कहते हैं। इसी प्रकार की उन्मुखता से सामाजिक संरचना बनती है। तीसरा है लक्ष्य पूर्ति की वस्तु। जिससे लक्ष्य की पूर्ति हो उसे पार्सन्स की शब्दावली में वस्तु कहते हैं। पार्सन्स के अनुसार समस्त वस्तुओं को केवल 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अ है सामाजिक वस्तु। व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह सामाजिक वस्तुएं हैं। ब गैर सामाजिक वस्तु। व्यक्ति और सामूहिकता को छोड़कर संसार में जो कुछ भी है वह पार्सन्स के अनुसार
गैर सामाजिक वस्तु है, जैसे प्राकृतिक वस्तुएं, धर्म, कला, कर्मकांड, वैचारिकी आदि। लक्ष्य की वस्तु व्यक्ति से बाहर हो सकती है, लेकिन कभी कभी लक्ष्य की वस्तु व्यक्ति में ही निहित होती है, जैसे अपना स्वास्थ्य बनाना, अपने को सच चित्र बनाना, सबसे सुंदर बनाना इत्यादि। ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति स्वयं अपनी ही ओर उन्मुक्त होता है। चौथा है स्थिति। वस्तु किसी न किसी स्थिति में होती है। स्थिति और दशाएं कर्ता की क्रिया को प्रभावित करती हैं। आत्महत्या करने के लिए कोई व्यक्ति कम ऊंची पहाड़ी से यदि छिछले पानी में कूद पड़े तो संभवतः उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसका कारण लक्ष्य की दिशाएं हैं। पांचवा है अभिप्रेरणात्मक उन्मुक्तता। कर्ता और वस्तु के सार्थक संबंध की उन्मुक्तता कहते हैं। इच्छा या प्रेरणाओं से प्रेरित होकर व्यक्ति वस्तु की ओर बढ़ता है। पार्सन्स ने उन्मुक्तता की बड़ी ही सूक्ष्मता व्याख्या 3 निम्नलिखित स्तरों पर की है। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है रागात्मक और तीसरा है मूल्यात्मक। पार्सन्स समाज को व्यवस्था मानता है। व्यवस्था एक प्रकार का गुण है जो किसी संगठन में उत्पन्न होता है। यदि किसी संगठन के अंग इस प्रकार अंतः संबंधित हो कि किसी एक अंग का प्रभाव पूरे संगठन पर पड़े और पूरे का प्रभाव किसी अंग पर पड़े तो उसे व्यवस्था कहते हैं। अंश और संपूर्ण का ऐसा संबंध कि अंश का प्रभाव संपूर्ण पर और संपूर्ण का प्रभाव अंश पर पड़े तो व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। समाज के अंग इसी प्रकार के संगठन से जुड़े हुए हैं। यदि कारखाना बंद हो जाए तो मजदूर का परिवार संगठनग्रस्त हो जाएगा। व्यवस्था के रूप में समाज तभी चल सकता है जब तक इसमें संगठन और संतुलन बना रहे, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। समाज व्यवस्था निरंतर चलती रहने वाली अथवा जीवित रहने वाली घटना है। तो पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था की कुछ मुख्य समस्या भी निम्नलिखित हैं। पहला है सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत शर्तें क्या हैं? समाज व्यवस्था में इन शर्तों की पूर्ति कैसे होती है? इन 2 प्रश्नों के उत्तर में पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के चलने के बाद यह भी आवश्यक है कि सदस्य सामाजिक प्रतिमानों के अनुकूल व्यवहार करते रहें। इस प्रकार वे समाज को व्यवस्थित रखने में सहयोग देते हैं। अधिकांश सदस्यों को अपनी भूमिका के अनुकूल आचरण करना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत को और प्रखर करते हुए पार्सन्स ने 4 समस्याओं की अवधारणा बनाई है। व्यवस्था को जीवित रखने के लिए इन चारों की पूर्ति आवश्यक है। अतः प्रकार्यवादी विश्लेषण के अंतर्गत ये चारों समस्याएं भी पूर्व प्रतिबंधित के समान हैं। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में इन समस्याओं को प्रतिपादित किया है। पहला है समायोजन, दूसरा है लक्ष्य पूर्ति, तीसरा है संकुल और चौथा है संरूप अनुरक्षण। समायोजन उपव्यवस्था के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं आते हैं जिनके द्वारा सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है। सामाजिक व्यवस्था का यह कार्य है कि सामाजिक साधनों से अधिक सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। समस्त प्राकृतिक एवं भौतिक साधनों का उपयोग समायोजन होता है। पार्सन्स ने इसी को उपव्यवस्था का नाम दिया है। दूसरा है लक्ष्य पूर्ति। समाज व्यवस्था के कुछ लक्ष्य होते हैं। साधनों को लक्ष्य की पूर्ति में लगाना तभी संभव है जब व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। राज्य की संस्था व्यक्ति का प्रयोग करती है और शक्ति को जन्म देती है। पार्सन्स ने इसी व्यवस्था के राजतंत्र की भी संज्ञा दी है। संकुलन। समाज व्यवस्था के अनेक उपव्यवस्थाएं होती हैं।
अर्थव्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था आदि उपव्यवस्थाओं का परस्पर ऐसा संकुलन होना चाहिए कि सभी मिलकर समाज व्यवस्था को चलाने में सहायक हों। इन सभी व्यवस्थाओं को एक सूत्र में बांधे रहने का कार्य संकुलन करता है। लास्ट पॉइंट है संरूप अनुरक्षण। समाज व्यवस्था गतिमान रहती है, उससे तरह तरह के तनाव और विचलन की प्रवृत्तियां उभरती रहती हैं। व्यवस्था तभी चल पाएगी जबकि इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाए। समाज व्यवस्था की ओर से यह प्रयास किया जाता है कि सदस्यों की इच्छाएं यथार्थ की सीमा से अधिक न होने पाए, अतः सांस्कृतिक मर्यादाओं के अंतर्गत ही सदस्यों की इच्छाओं को सीमित रखना समाज व्यवस्था का कार्य है। पार्सन्स कहते हैं कि इन समस्त सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो समाज भी नहीं चल पाएगा। धन्यवाद।